स्टूडेंट ओके बायोलॉजी में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं अपनी कक्षा 12 बायोलॉजी का जो 5वां चैप्टर है वो तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 5वें चैप्टर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक मेंडल के वंशागति के नियम या सिद्धांत, मतलब प्रिंसिपल और लॉज ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ मेंडल। तो ये अपन पढ़ने वाले हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो देखिए, मेंडल ने मटर के 7 लक्षण लेकर जो भी अपने प्रयोग किए हैं, उन प्रयोग के लक्षणों के आधार पर, उनके परिणामों के आधार पर उन्होंने जो निष्कर्ष निकाले, उनके आधार पर कुछ नियम प्रतिपादित किए गए हैं जिन्हें हम मेंडल के वंशागति के नियम कहते हैं। तो देखिए, मेंडल द्वारा मटर पादप पर किए गए प्रयोगों, तो उन्होंने एक संकरण संकरण प्रयोग और द्विसंकरण संकरण प्रयोग और इसके बाद में त्रिसंकरण प्रयोग किए थे। तो उन परिणामों के जो निष्कर्ष निकले, तो उन प्रयोगों के परिणामों के आधार पर कुछ नियम या सिद्धांत दिए जिन्हें मेंडल के वंशागति के नियम या सिद्धांत कहते हैं। अब ये जो वंशागति के नियम है, ये कौन कौन से हैं? तो 3 नियम हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो वंशागति के जो 3 नियम है वो पढ़ेंगे हम। तो फर्स्ट है प्रभाविकता का नियम, जिसको लॉ ऑफ डोमिनेंस भी कहते हैं। दूसरा है विसंयोजन अथवा पृथक्करण का नियम। तो विसंयोजन का मतलब होता है अलग अलग होना, या पृथक होना, पृथक्करण का नियम। या इसका एक नाम और है युग्मकों की शुद्धता का नियम। यानी जब युग्मक बनते हैं तो उनमें केवल एक ही कारक उपस्थित होता है और युग्मक उस लक्षण के लिए शुद्ध होता है। तो दूसरे नियम को हम विसंयोजन अथवा पृथक्करण का नियम अथवा युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। अंग्रेजी में बोले तो इसको हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स इसको बोलते हैं। तीसरा नियम है इसका महत्वपूर्ण नियम, जिसे स्वतंत्र अफ्यून का नियम या स्वतंत्र प्रतिसम्मिश्रण का नियम कहते हैं। स्वतंत्र अफ्यून मतलब स्वतंत्र रूप से ये अफ्यून करते हुए जीन है वो स्वतंत्र रूप से अफ्यून करते हैं, या स्वतंत्र रूप से प्रतिसम्मिश्रण यानी किसी के साथ भी स्वतंत्र रूप से जुड़ सकते हैं। प्रभावी के साथ जुड़ पाएगा या प्रभावी अप्रभावी के साथ भी जुड़ सकता है। तो तीसरा नियम अपन पढ़ने वाले हैं, स्वतंत्र अफ्यून का नियम या स्वतंत्र प्रतिसम्मिश्रण का नियम। इसको लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या लॉ ऑफ फ्री रिकॉम्बिनेशन भी कहते हैं। तो ये 3 नियम है अपने वंशागति के। तो देखिए, जो ऊपर वाले 2 नियम है, प्रभाविकता का नियम और विसंयोजन पृथक्करण का नियम, जिसको युग्मकों का शुद्धता का नियम भी कहते हैं, ये जो एक संकर संकरण प्रयोग था, एक जीन की वंशागति का जो प्रयोग था, उसके जो निष्कर्ष निकाले गए उसके आधार पर ये प्रस्तावित किया गया था। और जो ये जो तीसरा है स्वतंत्र अफ्यून या स्वतंत्र प्रतिसम्मिश्रण का नियम, ये जो द्विसंकरण संकरण प्रयोग था उसके आधार पर इसको प्रस्तावित किया गया था। तो जैसे हम इसको 3 नियम है, ये फर्स्ट प्रभाविकता का, दूसरा विसंयोजन का, तीसरा स्वतंत्र अफ्यून का नियम। कुछ साहित्यकार क्या करते हैं, जो विसंयोजन या पृथक्करण का नियम है इसको प्रथम नियम की संज्ञा देते हैं और स्वतंत्र अफ्यून के नियम को दूसरे नियम की संज्ञा देते हैं, और लॉ ऑफ डोमिनेंस को या प्रभाविकता का नियम को तीसरे नियम की संज्ञा देते हैं। तो इनमें 2 ये जो नियम है ये सार्वभौमिक है या सर्वसत्य है, जबकि जो प्रथम नियम है इसके कुछ अपवाद भी मौजूद होते हैं, तो इसको सर्वमान्य नियम नहीं माना जाता है। तो अपन अभी एक एक नियम को लेकर इसको पढ़ेंगे। तो देखिए, फर्स्ट नियम है प्रभाविकता का नियम। इसको पूर्ण प्रभाविकता का नियम भी कहते हैं, यानी जो प्रभाविकता होगी वो पूर्ण होगी, कंप्लीट होगी। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस से प्रभाविकता का नियम क्या होता है? देखिए, प्रभावी कौन होता है? प्रभावी कारक। और तो बस उसी पर सारा ये डिपेंड करता है। तो देखिए, यह नियम मेंडल के एक संकर संकरण प्रयोगों के परिणामों पर आधार पर प्रस्तावित किया गया। ये एक इम्पोर्टेंट बात है कि किस नियम से निकाला गया है, तो एक संकरण प्रयोग के निष्कर्षों के आधार पर। इस नियम के अनुसार सजीव के, देखिए, इस नियम के अनुसार सजीव के लक्षणों का निर्धारण कारक करते हैं। कारक हमेशा जोड़ों में रहते हैं। जैसे मान लीजिए लंबेपन वाला है तो टी है, लंबाई का कारक।
ये जोड़े में हो सकता है। अब ये जो जोड़ा है ये किसी भी तरह का बन सकता है, समयुग्मजी का हो सकता है या फिर विषमयुग्मजी का भी हो सकता है। अब जब जनकों से कारक संतति में पहुंचते हैं, जनकों से, अब जनक होते हैं वो शुद्ध होते हैं, यानी या तो हम कैपिटल टी वाला ले रहे थे या स्मॉल टी वाला ले रहे थे। तो ये जनक अपने लक्षणों के लिए शुद्ध होते हैं। तो जब इनसे कारक संतति में पहुंचते हैं तो एक कारक अपना लक्षण प्रकट करता है। हमने एक संकर संगठन पढ़ा था कि F1PD में हमेशा प्रभावी लक्षण ही अपना प्रभाव प्रकट करता है, प्रभावी कारक अपना लक्षण प्रकट नहीं कर पाता है। तो ये कह रहे हैं कि जब जनक होते हैं उनसे जब युग्मक बनते हैं और F1PD प्राप्त होती है तो जो प्रभावी कारक होता है कैपिटल लेटर वाला, वो कारक अपना लक्षण प्रकट करता है, उसे हम प्रभावी कारक कहते हैं। और दूसरा कारक जो अपना लक्षण प्रकट नहीं करता है उसको हम अप्रभावी कारक कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए स्मॉल टी वाला है, ये अपना जो प्रभाव नहीं दर्शा पाता, जबकि प्रभावी कारक जैसे कैपिटल टी है, जो भी जितने भी कैपिटल होते हैं वो प्रभावी है तो वो अपना प्रभाव दिखा देते हैं। अर्थात F1PD में क्या हुआ, एक कारक दूसरे कारक पर प्रभावी हो जाता है। ये एक महत्वपूर्ण बात है, एक कारक दूसरे पर प्रभावी हो गया तो इसे ही हम क्या कह रहे हैं, प्रभाविकता का नियम। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे प्रभाविकता का नियम कहते हैं, प्रभाविकता का नियम कहते हैं। अब जैसे F1PD में केवल प्रभावी कारक ही प्रकट होता है, और हमने एक संकरण प्रयोग पढ़ा था कि F1PD में सभी पौधे, जैसे लंबे और बोने में संकरण करवाया तो सभी पौधे लंबे प्राप्त हुए। तो सभी लंबे इसलिए प्राप्त हुए क्योंकि F1PD में केवल प्रभावी कारक ने अपना प्रभाव प्रकट किया। F2PD में दोनों कारक फिर से प्रकट हो जाते हैं। इसे प्रभाविकता के नियम से समझाया जा सकता है। तो F1PD में सभी पौधे प्रभावी क्यों हुए, F2PD में फिर से दोनों कारक अलग अलग हुए, तो इसे हम प्रभाविकता नियम से आसानी से समझा सकते हैं कि प्रभाविकता के नियम में F2PD में दोनों कारक अलग अलग हो गए और फिर दोनों ने अपना प्रभाव प्रकट कैसे किया। तो उससे ये समझ में आता है कि जब प्रभावी कारक उपस्थित नहीं होता है तो अप्रभावी कारक फिर अपना प्रभाव दिखा देता है। नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं अपन। देखिए नेक्स्ट है इसमें कि एक संकर संकरण में F2PD में जो फिनोटाइप 3:1 प्राप्त हुआ उसकी व्याख्या भी हम प्रभाविकता के नियम से कर सकते हैं। मतलब 3:1 प्राप्त हुआ, 3 लंबे और 1 बोने, जैसे उदाहरण के लिए 3 लंबे पौधे और 1 बोने पौधा, इसकी व्याख्या भी अपन प्रभाविकता के नियम से कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि F2PD में प्रभावी कारक अप्रभावी कारक पर प्रभावी रहता है और अनुपात 3:1 प्राप्त होता है। 3 लंबे क्यों प्राप्त हुए, क्योंकि जब तक प्रभावी कारक उपस्थित है अपना प्रभाव दिखाएगा, जब प्रभावी कारक उपस्थित नहीं होता है तब अप्रभावी कारक अपना प्रभाव दिखा देगा। तो यही तो है प्रभाविकता का नियम कि एक कारक दूसरे पर प्रभावी हो रहा है। देखिए नोट, प्रभाविकता का नियम सर्वमान्य नहीं है। कुछ परिस्थितियों में प्रभावी कारक पूर्ण प्रभाविकता प्रदर्शित नहीं करते हैं। तो इसके कारण इसके कुछ अपवाद है जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि इसके कौन कौन से अपवाद है, जिससे अपन अपूर्ण प्रभाविकता पढ़ेंगे और सहप्रभाविकता भी पढ़ेंगे, तो वो अगले वीडियो में अपन इसको पढ़ने वाले हैं। तो कहने का मतलब है प्रभाविकता का नियम है वो पूरी तरह से सर्वमान्य नहीं है, इसके कुछ अपवाद मौजूद है। दूसरा नियम अपन ले लेते हैं विसंयोजन का नियम, या जिसको अपन पृथक्करण का नियम भी कहते हैं या युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। देखिए इस नियम को समझने से के लिए हमें इसे है जो पुनेट वर्ग सिस्टम है इस पर ध्यान देना है। देखिए ये नर है, जैसे शुद्ध लक्षण के लिए कैपिटल टी, ये बोना है स्मॉल टी अपन उदाहरण ले रहे हैं। इनसे युग्मक बन गया, आधे हो गए कैपिटल टी वाला, इससे युग्मक बन गया स्मॉल टी वाला। जब हमने इसका संकरण करवा दिया तो यहाँ पर हमें F1PD प्राप्त हो गई कैपिटल टी स्मॉल टी वाली, जिसका पौधा है वो हमेशा लंबा प्राप्त होता है। तो यहाँ तो प्रभाविकता का नियम अपन को साफ दिखाई दे रहा है। अब जब इसका स्वपरागण करवाया गया तो देखिए एक बार हम इस F1PD के इस पौधे को केवल यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि एक पौधा है वो लंबे और बोने पौधे में संकरण करवाया तो हमें लंबा पौधा प्राप्त हुआ। तो ये लंबा पौधा ये दिखा रहा है कि केवल लंबेपन का लक्षण प्रकट हुआ है, बोना यहाँ से हट गया है, छिप गया है, या ये लक्षण यहाँ पर है ही नहीं।
तो जब लक्षण प्ररूप देख रहे हैं तो हम इसमें यह पता चलता है कि बोना कहाँ गया, तो लक्षण प्ररूप में तो इसका पता नहीं चलता है। लेकिन अगर इसका जीन प्ररूप अपन इस तरह से इसको देखें तो यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी भी उपस्थित है, दोनों साथ साथ बने हुए हैं, साथ साथ है, दोनों घुल मिल नहीं गए, बल्कि दोनों का मिक्स नहीं हुए, दोनों साथ साथ बने हुए हैं, साथ साथ मौजूद है। अब जैसे ही इनमें स्वपरागण होता है F2PD प्राप्त होती है, F2PD, तो F2PD में ये दोनों कारक देखो फिर से अलग अलग हो गए, यानी इनसे युग्मक बन गए और प्रत्येक युग्मक है वो अपने लक्षण के लिए शुद्ध है। जैसे कैपिटल टी वाला युग्मक अपने लंबेपन के लिए शुद्ध हो गया, स्मॉल टी वाला युग्मक अपने बोनेपन के लिए शुद्ध हो गया। तो यही है विसंयोजन या पृथक्करण का नियम है, जिसको युग्मकों का शुद्धता का नियम भी कहते हैं। तो यहाँ पर F1PD से F2PD से प्राप्त हो रही है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो F1PD है इसके जो दोनों कारक है वो आपस में घुले मिले नहीं है, मिश्रण नहीं हुआ है इनका, बल्कि साथ साथ बने हुए हैं। और जैसे इनसे युग्मक बनते हैं फिर से ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं, यानी इनका पृथक्करण विसंयोजन हो जाता है। और ये जो युग्मक होते हैं ये अपने लक्षण के लिए शुद्ध होते हैं। मतलब कैपिटल टी वाला युग्मक हमेशा लंबेपन वाला गुण दिखाएगा और स्मॉल टी वाला अपने बोनेपन का गुण दिखाएगा। और यहीं से हमने निकाल लिया है विसंयोजन या पृथक्करण का नियम, जिसको युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कह रहे हैं। तो देखिए इसको फटाफट हम पढ़ लेते हैं। ये नियम भी देखिए मेंडल के एक संकर संकरण प्रयोग के परिणामों के आधार पर प्रस्तावित किया गया है। मेंडल के संकरण प्रयोगों से ये स्पष्ट होता है कि F1PD में केवल प्रभावी कारक ही लक्षण प्रकट कर रहा है। जैसे हम देख रहे हैं कि प्रभावी कारक अपना लक्षण प्रकट कर रहा है, अप्रभावी कारक लक्षण प्रकट नहीं करता है। लेकिन F2PD में लक्षण प्रकट हो जाते हैं, F2PD में लक्षण प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि अप्रभावी कारक F1 में तो करेगा नहीं, F2PD में फिर अप्रभावी कारक अपना लक्षण प्रकट कर देता है। तो इसका अर्थ, इसका मतलब उपयुक्त निष्कर्षों से ये स्पष्ट होता है कि F1PD में कारकों का सम्मिश्रण घुलना मिलना नहीं होता है, केवल वे केवल साथ साथ उपस्थित रहते हैं। जैसे ये था कैपिटल टी और स्मॉल टी F1PD में, तो ये दोनों आपस में मिक्स नहीं हुए, ये केवल साथ साथ बने हुए हैं। अब कैपिटल टी स्मॉल टी अपना प्रभाव इसलिए नहीं दिखा रहा है क्योंकि इसके साथ कैपिटल टी उपस्थित है, और जब तक कैपिटल टी उपस्थित है प्रभावी कारक उपस्थित है, ये अपना प्रभाव नहीं दिखा पाता है। युग्मक निर्माण के समय क्या होता है फिर देखिए, तो दोनों साथ साथ उपस्थित है। अब युग्मक निर्माण के समय दोनों कारक एक दूसरे से विसंयोजित या पृथक हो जाते हैं। जैसे हमने चित्र में देखा, जैसे ही F2PD के लिए युग्मक बनते हैं फिर से ये कैपिटल टी स्मॉल टी अलग अलग हो जाते हैं, अतः इसे विसंयोजन या पृथक्करण का नियम कहते हैं। अब युग्मक निर्माण के फलस्वरूप दोनों कारक अलग अलग होकर युग्मकों में चले जाते हैं, और एक युग्मक में एक ही कारक, जैसे एक युग्मक है उसमें एक ही कारक प्रभावी अथवा अप्रभावी कारक होता है, तो एक में तो प्रभावी होगा और दूसरे में अप्रभावी हो गया। अतः युग्मक एक विशेष लक्षण के लिए शुद्ध होते हैं। कैसे कि कैपिटल टी वाला है वो तो अपने लंबेपन के लिए शुद्ध हो गया, और स्मॉल टी वाला है वो अपने बोनेपन के लिए शुद्ध हो गया, इसलिए इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स इसको अपन कह रहे हैं। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण नियम है, तो आप इसको भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा विसंयोजन या पृथक्करण का नियम भी है, जिसको हम युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कह सकते हैं। तो आप इसको पूरा लिख सकते हैं। देखिए आप इसको लिख लिए यहाँ जे, फिर आप इसको इस तरह से लिख लें, और फिर ये लास्ट का पोर्शन आप इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट पर लेते हैं अपन लास्ट का नियम, जिसको हम कह रहे हैं स्वतंत्र अपयून का नियम। स्वतंत्र अपयून का नियम, जिसको लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का भी नियम कहते हैं हम। तो देखिए यह नियम द्विसंकर संकरण, ये इंपॉर्टेंट बात है। द्विसंकर संकरण या दो जीनों की जो वंशागति का प्रयोग था उसके परिणामों पर आधारित है। स्वतंत्र अपयून का नियम, यानी आप जो द्विसंकरण प्रयोग था उसको ध्यान से देखिए, तो उसमें आपको दिख रहा है कि उसमें आपको ये दिखाई देगा कि जब F2PD बन रही है तो
उसके अंदर कुछ स्पेशल प्रकार के हमें प्लांट प्राप्त होते हैं। जैसे हमने गोल और पीले और जुरीदार और हरे बीज वाले 2 लक्षण लेकर जब संकरण करवाया था द्विसंकरण का, तो उसमें कुछ स्पेशल प्रकार के जैसे जुरीदार हरे या जुरीदार पीले स्पेशल लक्षणों वाले पौधे प्राप्त हुए। तो वो इसलिए प्राप्त हुए क्योंकि उसमें हम कह रहे हैं कि कारक जो होता है वो स्वतंत्र अप्यून कर सकता है। जैसे मान लीजिए कि कैपिटल वाला कारक है ये, तो ये किसी के भी साथ कैपिटल के साथ जा सकता है या स्मॉल के साथ भी जा सकता है, या स्मॉल होता है वो कैपिटल के साथ जा सकता है, या कैपिटल के साथ या स्मॉल के साथ भी जा सकता है। तो यानी ये युग्मक अपने आप में या जीन अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, ये किसी के साथ भी जाकर जुड़ सकते हैं, ऐड हो सकते हैं। तो यही नियम है। देखिए इस नियम के अनुसार किसी लक्षण के कारक या तो प्रभावी होगा या अप्रभावी, युग्मक निर्माण के समय एक दूसरे से अलग होकर किसी अन्य लक्षण के कारकों से मिल सकते हैं। किसी अन्य लक्षण के कारकों से वो मिल जाते हैं जाके। जब एक लक्षण के जो कारक होते हैं वो दूसरे लक्षण के कारकों से मिल सकते हैं। जैसे वहाँ पर हमने ये लगातार आर आर और कैपिटल वाई वाई ये हमने दो लक्षण लिए थे। तो ये जो कैपिटल आर है स्मॉल आर से मिल सकता है, या कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई से भी मिल सकता है, या स्मॉल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई से, यानी किसी भी तरह से एक दूसरे से ऐड हो सकते हैं। तो एक लक्षण के जो कारक होते हैं वो दूसरे लक्षण के कारकों के साथ मिल सकते हैं। अर्थात किसी लक्षण का कोई प्रभावी कारक या अप्रभावी कारक किसी अन्य लक्षण के प्रभावी या अप्रभावी कारक से संयोजित हो सकता है। इम्पोर्टेंट बात ये, मतलब किसी भी के साथ तो जाके ऐड हो सकते हैं, तभी तो अपन को नई स्पीसीज या नए लक्षणों वाले पौधे प्राप्त होते हैं। किसी एक लक्षण या जीन की वंशागति का, इससे अपन को ये भी पता चलता है कि किसी एक लक्षण या एक जीन की वंशागति का दूसरे लक्षण या जीन की वंशागति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा। एक लक्षण की वंशागति अलग होगी, दूसरे लक्षण की वंशागति अलग होगी, उस पर कोई उसको प्रभावित नहीं करेगा। ये लक्षण एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं, अर्थात कारक स्वतंत्र रूप से व्यवहार करते हैं, अतः इसे स्वतंत्र अप्यून का नियम कहते हैं। इसे स्वतंत्र अप्यून का नियम भी कह रहे हैं। तो इसी कारण से देखिए एक उदाहरण अपन को देते हैं, तो आप उस द्विसंकरण क्रॉस को भी अच्छी तरीके से अध्ययन करेगा। द्विसंकरण में हमने गोल और पीले बीज वाले पादप लिए थे, उनका संकरण हमने जुर्रीदार हरे बीज वाले पादपों से करवाया। तो संकरण करवाने पर गोल पीले जुर्रीदार हरे पादपों के साथ जुर्रीदार हरे और जुर्रीदार पीले पादप प्राप्त हुए। तो ये एक स्पेशल ये विशेष लक्षण थे। तो ये इसलिए संभव हुआ क्योंकि कारक स्वतंत्र अप्यून करते हैं, कोई भी लक्षण के कारण किसी भी लक्षण के कारण के साथ मुक्त रूप से जुड़ सकते हैं। सीधी सी बात इसकी यही है कि कोई भी कारक या किसी भी लक्षण के कोई भी कारक, चाहे वो प्रभावी हो चाहे अप्रभावी हो, वो किसी अन्य लक्षण के प्रभावी या अप्रभावी कारक के साथ जाकर जुड़ सकता है और नया गुण बना सकता है। अब आती है कि स्वतंत्र अप्यून का कारण क्या है, जीन स्वतंत्र अप्यून क्यों कर रही है। तो देखिए इसका एक कारण है और वो कारण अपन पढ़ेंगे। तो देखिए स्वतंत्र अप्यून करने वाले कारक के जो जीन होते हैं वो अलग अलग गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं तथा इनमें संलग्नता नहीं पाई जाती है, मतलब अलग अलग गुणसूत्रों पर उपस्थित होते हैं। तो जैसे ही जीन विन में होता है तो ये कारक है वो एक दूसरे से स्वतंत्र अप्यून करते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात है कि स्वतंत्र अप्यून तभी होगा जब जीन है वो अलग अलग गुणसूत्रों पर प्रेजेंट होगी, इनके बीच संलग्नता नहीं होगी। और संलग्नता कब होती है, ये संलग्नता तब संभव होती है जब एक लक्षण के कारक या जीन एक ही गुणसूत्र पर बहुत नज़दीक स्थित होते हैं। तो जब गुणसूत्र एक हो और उस पर कोई जीन उपस्थित है और बहुत नज़दीक उपस्थित है तो तब उसमें स्वतंत्र अप्यून होना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अगर दो जीन है और उसके ऊपर जीन उपस्थित है तो हम देखते हैं कि लैंगिक जनन में समजात गुणसूत्र के जोड़े बनते हैं और उनमें जीन में होता है। तो वहाँ से क्या होती है, जीन है वो एक दूसरे से स्वतंत्र अप्यून कर लेती है। तो अलग अलग गुणसूत्रों पर जीनों का होना ज़रूरी है स्वतंत्र अप्यून के लिए। तो ये होता है कि
अलग अलग और मेंडल के जो ये नियम थे इसलिए सफल हुए क्योंकि जो गुणसूत्र थे वो अलग अलग थे, जो जीन थी वो अलग अलग गुणसूत्र पर प्रेजेंट थी, तो इसलिए वो स्वतंत्र पियून को नियम को आसानी से समझा पा रहे थे। संलग्नता नहीं थी, अगर इन जीनों में संलग्नता होती तो शायद ही ये जो परिणाम है या नियम है कुछ और होते, लेकिन ऐसे उस टाइम नहीं थी। लेकिन आज अपन पढ़ते हैं कि कुछ ऐसी भी जीन होती है जो स्वतंत्र प्यून नहीं कर सकती, वो पीढ़ी दर पीढ़ी साथ साथ चलती है, तो उसको अपन संलग्नता कहेंगे, और ऐसी जीनों को संलग्न जीन कहेंगे। तो हम डिटेल से इनको आगे पढ़ने वाले हैं। तो आज के वीडियो में हमने 3 नियम पढ़े हैं, महत्वपूर्ण नियम, उनको आप लिख लिए और इनको याद भी कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम जो इन नियमों के कुछ अपवाद हैं, जैसे प्रभाविकता का नियम है तो उसके कुछ अपवाद है तो वो अपन देखने वाले हैं, और स्वतंत्र प्यून के नियम के इसके भी अपवाद हैं तो वो भी हम देखने वाले हैं। तो डिटेल से अगले वीडियो में इनको हम पढ़ने वाले हैं। थैंक यू।